हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया वर्मा। सो स्टार्ट करते हैं फॉर 2 अक्टूबर का करंट सेशन, जिसमें हम करने वाले हैं डेली क्विज क्वेश्चंस का एनालिसिस विद रिवीजन एंड स्टैटिक जीके। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ क्विज के क्वेश्चन जिसके सबसे पहले आपको आंसर करने हैं, जो कि मैंने जो पहले पढ़ाए हैं उन्हीं पे बेस्ड है, ताकि आपको आपकी परफॉर्मेंस का आइडिया लग सके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनके आंसर करने हैं और इसी के साथ हम पहले सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? सो राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है जिसमें उद्घाटन हुआ है भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी। आंसर होगा इसका उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश के हिंडन एयर बेस पर हाल ही में जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किया है। सो इस प्रदर्शनी से कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट कि उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ, उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर? हिंडन एयर बेस पर। किसने किया? डिफेंस से रिलेटेड है, सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया। और किसने इसका आयोजन करा? सो आयोजन किया है आईएफ ने, यानी इंडियन एयर फोर्स ने, और डीएफआई ने, यानी ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। इन दोनों ने मिलकर ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। अब इस इवेंट की एक सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस इवेंट के उद्घाटन के बाद C295 परिवहन विमान को लॉन्च किया गया। सो भारतीय वायुसेना में C295 परिवहन विमान को लॉन्च किया गया है। ये जो विमान है ये स्पेन से लाया गया है, स्पेन से मंगाया गया है। इंडिया की डील हुई थी, जो कि रिप्लेस करेगा किसको? जो पुराना था HS748 बेड़ा। सो इस विमान को रिप्लेस करके नए विमान को लॉन्च किया गया है, C295 परिवहन विमान, जिसको बनाया है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी, जो कि स्पेन की है। और ऐसा फर्स्ट C295 विमान अपनी जो भारतीय वायुसेना है उसमें सम्मिलित किया गया है। अब यहाँ पे बात हो रही है उत्तर प्रदेश की और इंडियन एयरफोर्स की। सो हम इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, भारतीय वायुसेना। तो देखिए, स्थापना होती है इसकी 8 अक्टूबर 1932, इसलिए भारतीय जो वायुसेना दिवस है, वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। हेडक्वार्टर इसका आपको मिलेगा नई दिल्ली में मिलेगा। इसका आदर्श वाक्य आपको ध्यान रखना है, नभः स्पर्शम दीप्तम, आकाश को स्पर्श करने वाले। और जो वायुसेना के अध्यक्ष है वो कौन है? राकेश कुमार सिंह। इनका नाम ध्यान रखना है कि जो वायुसेना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह है। अब यहाँ पे यूपी की बात कर लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता ही होगा, वहां पर जो सीएम है वो आदित्य योगीनाथ है और गवर्नर कौन है? अ, आनंदीबेन पटेल। अब यहाँ की राज्यसभा और लोकसभा सीट को मैं एक बार आपको बता देती हूँ। राज्यसभा में यहाँ पे 31 सीट्स है और लोकसभा में टोटल यहाँ पर 80 सीट्स है। इससे पहले अपन ने 4 राज्यों की बात की थी, तमिलनाडु की, गुजरात की, असम की और हरियाणा की। कितना डेटा याद है आपको? देखिए, असम में राज्यसभा की 7 थी और लोकसभा की 14 थी। ठीक है, गुजरात में राज्यसभा की 11 थी और लोकसभा की 26 थी। याद आया कुछ? हरियाणा में 5 का टेबल चल रहा था, 5 और 10। तमिलनाडु का आप बता दीजिए। ठीक है, तमिलनाडु का आप बताएंगे। और उत्तर प्रदेश का डेटा आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा की 31 है और लोकसभा की 80 सीटें हैं यहाँ पे। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय गोवर्धन योजना से जुड़ा है? सो गोवर्धन योजना की बात की जा रही है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा है गोवर्धन योजना से? सो इससे जुड़ा है जल शक्ति मंत्रालय, जिसके जो मिनिस्टर है वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो जल शक्ति मंत्रालय जुड़ा है गोवर्धन योजना से। अब यहाँ पे योजना की बात की जा रही, गोवर्धन योजना। तो देखिए, 2018 में एक पोर्टल शुरू किया गया था गोवर्धन के नाम से। गोवर्धन का जो फुल फॉर्म है वो है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्री रिसोर्सेज। रिपीट कर देती हूँ, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, ये गोवर्धन योजना का फुल नेम है। किसके लिए है? एग्रीकल्चर में किसानों के लिए इसको डेवलप किया गया था। अब न्यूज में ये इसलिए रहा क्योंकि ये जो गोवर्धन मतलब जल शक्ति विभाग है उसने हाल ही में सीबीजी, यानी कंप्रेस्ड बायोगैस और बायोगैस सुविधाओं को पंजीकृत करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए
गोवर्धन योजना को एक एकीकृत पंजीकरण पोर्टल के रूप में सम्मिलित किया है। एकीकृत पंजीकरण पोर्टल, ताकि जो किसान है उनको हेल्प की जा सके इसमें सीबीजी और बायोगैस सुविधाओं को पंजीकरण कराने में, उसकी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए। फाइन। अब यहाँ पे बात हो रही है योजना की। सो योजना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो हाल ही फिलहाल में रहे थे, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जरूरतमंदों के लिए घर बनाने के लिए अबुआ आवास योजना शुरू की? सो अबुआ आवास योजना ये स्टार्ट की है, झारखंड की सरकार ने स्टार्ट करी है। किसने? झारखंड। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू करने के लिए तैयार है? सो इसे करेगा हिमाचल प्रदेश, करेगा इस योजना के लिए मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, खबरों में देखा गया झरिया मास्टर प्लान किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? सो झरिया मास्टर प्लान की बात की जा रही है, किस केंद्रीय मंत्रालय से है? सो आंसर होगा कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय से रिलेटेड है झरिया मास्टर प्लान। अब देखिए क्या है ये झरिया मास्टर प्लान। तो देखिए यहाँ पर एक झरिया, ये जो वर्ड आ रहा है, एक्चुअल में एक कोयला खनन क्षेत्र है झरिया, जो कि कहाँ पर है? झारखंड में है। और यहाँ पे काफी आग लगने के केसेस देखने को मिलते हैं। पहली यहाँ पर जो आग लगी थी वो 1916 में लगी थी, और 1916 से ही इस क्षेत्र को पुनर्वास और इसमें जो आग लगने वाले केस है उनको सही करने के लिए स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। और इसी उद्देश्य के लिए झरिया मास्टर प्लान को लॉन्च किया गया था। ठीक है, जो झारखंड में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झरिया, उसके लिए झरिया मास्टर प्लान लॉन्च किया किसने? कोयला विभाग ने किया। कब किया था? 12 अगस्त 2009 को किया था। और टोटल 12 वर्षों के लिए किया गया था, 12 ईयर्स के लिए। देन 11 अगस्त 2021 को ये जो 12 वर्षों का टेन्योर था ये कंप्लीट हुआ। और फिर कोयला विभाग को अपने झारिया मास्टर प्लान के लिए जो भी इन्होंने किया उसके लिए रिपोर्ट पेश करनी थी। सो और इन्होंने जो भी काम करे उसकी समीक्षा के लिए एक समिति भी अरेंज की गई, समिति बिठाई गई जो समीक्षा करेगी झरिया मास्टर प्लान पे किए गए कार्यों का। तो ये समीक्षा, जो ये समिति बनाई गई थी, 25 अगस्त 2021 को बनाई गई थी। अब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी इस रिपोर्ट में, और इसी रिपोर्ट के कारण ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। इनकी रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि 595 स्थलों को इन्होंने पहचाना है जिनका पुनर्वास करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो चुका है, ताकि आग लगने के केसेस ना देखने को मिले। और साथ ही साथ इन लोगों ने क्या किया है, 77 से 27 स्थलों पर आग को कम किया है। ये इनकी रिपोर्ट में बताया गया। फाइन, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 23 में स्वर्ण पदक जीता? सो एशियाड की बात की जा रही है। मैंने बताया था आपको एशियन गेम्स को एशियाड भी कहा जाता है, जो कि सेकंड मोस्ट पॉपुलर मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है आफ्टर ओलंपिक। सो महिला क्रिकेट टीम ने किसने जीता? भारत ने जीता है महिला एक क्रिकेट टीम। कौन है कैप्टन? हरमनप्रीत कौर है। सो हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया खेल में जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, इसी के अलावा हम एशियन गेम्स को फिर से रिवाइज करेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था एशियन गेम्स, कब खेले गए थे? 4 मार्च 1951 को खेले गए थे। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली में किसने इसका इनोग्रेशन किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था इनोग्रेशन। ये था फर्स्ट एडिशन। इसका जो सेकंड एडिशन था वो खेला गया था 1954 में मनीला में। हर 4 साल में होता है इसका। ठीक है, और दिल्ली में इसके अलावा 1951 में और एक 1982 में भी आयोजित किया गया था। 1982 में जो आयोजित किया गया था उसका शुभंकर था अप्पू हाथी। एक ये ध्यान रखना, अप्पू हाथी। ठीक है, सबसे ज्यादा बार जो एशियाड है वो कहाँ पर हुए? तो सबसे ज्यादा बार एशियाड हुए बैंकॉक में हुए। ठीक है, 2018 से बात कर लेते हैं। 2018 का जो एशियन गेम्स हुए थे वो 18th एडिशन था, और वो कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 8th रैंक थी 2018 वाले 18th एशियाड में। 2022 में होने वाला था 19th एडिशन, बस कोविड के कारण डिले हो गया, और फिर इसको अरेंज कराया गया 2023 में, जो कि अभी चल रहा है।
23 सितंबर से चलेगा और 8 अक्टूबर तक जाएगा। कहाँ पर हो रहा है? चाइना के होंगजू में हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा जो 26 का एडिशन होगा यानी 20 एडिशन वो होगा नगोटा जापान में आयोजित होगा। इसके अलावा 2026-2030 का होने वाला है दोहा कतर में। और इसका जो अगला एडिशन है वो होगा सऊदी अरब में। ठीक है। कौन सा एडिशन होगा? 22nd एडिशन। एशियन गेम्स के प्रतीक चिन्ह की बात कर लेते। क्या है? चमकता सूरज है, चमकता सूर्य। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। खेल के जनक कौन है? सो जो खेल के जनक है वो गुरुदत्त सौंधी है, जो कि भारत से थे। गुरुदत्त सौंधी। नारा क्या है खेलों का? डाइवर्सिटी शाइन्स हियर। ठीक है, ये इसका नारा है। ये नारा 2014 में जो एशियाड हुए थे, जो साउथ कोरिया में हुए थे, तब भी था। डाइवर्सिटी शाइन हियर। और जो आदर्श वाक्य है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आदर्श वाक्य है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, और वो है एवर ऑनवर्ड। ठीक है। सो ये आदर्श वाक्य एवर ऑनवर्ड है, गिवन बाय पंडित नेहरू। फाइन। और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है, जो कि 1982 से एशिया गेम को आयोजित कर रही है। और मुख्यालय कहाँ पर है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का? कुवैत में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सभी सांस्कृतिक संपत्ति संग्रहालयों सीपीएमएस की देखरेख के लिए कौन सी इकाई जिम्मेदार है? सो सीपीएमएस यानी सांस्कृतिक संपत्ति संग्रहालयों की देखरेख कौन करता है? सो आंसर होगा इसका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो करता है सांस्कृतिक संपत्ति संग्रहालयों की देखरेख, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनकी कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट पब्लिश हुई है। कौन से नंबर वाली रिपोर्ट पब्लिश हुई है? हाल ही में 359 रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जिसमें बताया गया है कि एएसआई की कार्य प्रणाली को और तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए। ये इस रिपोर्ट में बताया गया। ठीक है। जो भी नियम है सांस्कृतिक संपत्ति संग्रहालयों को सुरक्षित रखने के लिए, उन नियमों को तर्कसंगत बनाने की सिफारिश की गई है। एएसआई की बात कर लेते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1861 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। फाउंडर कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मिलेगा। डायरेक्टर जनरल की अगर बात करें तो किशोर कुमार बसा। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से रिलेटेड है। किशोर कुमार का नाम ध्यान रखिए। न्यू दिल्ली और 1861 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, हाल ही में अमित खरे का कार्यकाल बढ़ाया गया है, वे किस पद पर काम कर रहे हैं? सो अमित खरे का बात की जा रही है। आईएएस अधिकारी है ये। इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। 2021 में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है। और ये काम कर रहे हैं एज ए प्रधानमंत्री के सलाहकार। ठीक है। 2 साल हो गए हैं। और इनके कार्यकाल को अभी हाल ही में बढ़ाया गया है, जब तक कि पीएम नरेंद्र मोदी का टेन्योर बना रहेगा। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने किस राज्य में उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए एक व्यापक आउटरीच प्रयास शुरू किया है? सो भारतीय नौसेना का स्टैप है उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा? सिक्किम। सो सिक्किम के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए एक व्यापक आउटरीच प्रयास शुरू किया है। किसने? भारतीय नौसेना ने। और ये जो इसके लिए जो अभियान चलाया गया उसका नाम है मोटर कार अभियान, जिसका नाम है खमरे मो सिक्किम यानी हेलो सिक्किम। ठीक है। सो हेलो सिक्किम के नाम से एक प्रोग्राम चलाया गया है, जिसका स्थानीय भाषा में खमरे मो सिक्किम। कहाँ से स्टार्ट होगा? महाराष्ट्र के लोनावला में आईएनएस शिवाजी से स्टार्ट होगा। ये महाराष्ट्र के लोनावला से स्टार्ट किया गया है इसको। फाइन। अब बात कर लेते हैं भारतीय नौसेना की। देखिए, भारतीय नौसेना एस्टेब्लिश इसको किया गया था एज अ रॉयल इंडियन नेवी। बहुत पहले ही एस्टेब्लिश हो चुकी थी 16th सेंचुरी में। लेकिन उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी के तौर पर इसको स्टार्ट किया गया था ब्रिटिश के टाइम पे 1934 में। ठीक है।
इसका मुख्यालय आपको पता ही है कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में ही मिलेगा। और मुख्यालय नौसेना विभाग। आदर्श वाक्य ध्यान रखना इसका, शम नो वरुण है। और कौन है? आर हरि कुमार। ये कौन है? इसके भारत के नौसेना अध्यक्ष। ठीक है। और नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। इससे पहले अभी हमने इंडियन एयरफोर्स की बात की थी, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, किस देश ने ग्लोबल बायोफिल अलायंस की शुरुआत की है? सो जीबीए की बात की जा रही है। ग्लोबल बायोफिल अलायंस किसने स्टार्ट किया है? भारत ने स्टार्ट करा है ग्लोबल बायोफिल अलायंस, जीबीएस। और कब स्टार्ट किया? G20 समिट के दौरान इंडिया ने अनाउंसमेंट करी है इसके लिए। सो इससे क्या होगा? इससे भारत दूसरे देशों को बायोफ्यूल संबंधी टेक्नोलॉजी और उपकरणों का निर्यात कर सकेगा। ठीक है। ग्लोबल बायोफिल अलायंस, इससे पहले भी आपको याद होगा कि भारत ने स्टार्ट किया था I2U2, इसके लिए वेबसाइट लॉन्च की थी। I2U2 में टोटल कितनी कंट्रीज थी? 4 कंट्रीज थी। उन 4 कंट्रीज के नाम याद है आपको? तो एक्चुअल में वो जो 4 कंट्रीज थी वो भारत, इजराइल, यूएई और कौन सा है? यूएसए। इसी के अलावा भारत ने क्वाड का भी फाउंडिंग मेंबर है। क्वाड कंट्रीज जिसमें कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया है, जापान है और यूएसए। ठीक है। 2017 में रीएस्टेब्लिश किया गया था क्वाड देशों को। ठीक है। और हाल ही में जो क्वाड के एडिशनल मेंबर्स भी आए हैं, कौन कौन है एडिशनल मेंबर्स? न्यूजीलैंड है, वियतनाम है और एक साउथ अफ्रीका है। ठीक है। ये हो गए इसके एडिशनल मेंबर क्वाड देशों के। ठीक है। अलायंस की बात हो गई। इसी के अलावा अगर हम हाल ही फिलहाल की न्यूज की बात करें तो भारत ने क्या किया था? रबी अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। रबी अभियान के लिए कृषि सम्मेलन। और कहाँ पे किया? न्यू दिल्ली में एक ये सम्मेलन आयोजित किया। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, किस शहर ने संयुक्त सिद्धांत समीक्षा सम्मेलन, जॉइंट डॉक्ट्रिन रिव्यू कॉन्फ्रेंस 2023 की मेजबानी की है? संयुक्त सिद्धांत समीक्षा सम्मेलन की बात की जा रही है। किसने करी है इसकी? न्यू दिल्ली ने ही करी है। जॉइंट डॉक्ट्राइन रिव्यू कॉन्फ्रेंस 23 की मेजबानी। इसका एम क्या है? इसका एम सुन लीजिएगा। सिद्धांतों यानी प्रिंसिपल के निर्माण में जो एकीकृत रक्षा स्टाफ है। ठीक है। कौन कौन? एकीकृत रक्षा स्टाफ और जो तीनों सेनाएं हैं। तीनों सेनाएं आप समझ पा रहे होंगे, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और मिलिट्री। ठीक है। तो ये जो तीनों सेना है, इन तीनों सेनाओं के बीच आपसी समझ में तालमेल बिठाने के लिए सम्मेलन को आयोजित किया गया। और कौन थे इसके हेड? एकीकृत रक्षा स्टाफ के जो उप प्रमुख है, कौन है उप प्रमुख? जितेंद्र मिश्रा। उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता संभाली। ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, HS-748 एवरो परिवहन विमान किस देश द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक विरासत विमान था? इसका आंसर आप जानते होंगे, सबसे पहले हमने ये ही डिस्कस किया था। तो भारत के द्वारा स्थापित किया यूज किया गया एक विरासत विमान है, जिसको अभी रिप्लेस कर दिया गया है। किससे रिप्लेस कर दिया गया है अब वो तो आप बताएंगे, स्टार्टिंग में मैंने आपसे डिस्कस किया है। HS-748 एवरो परिवहन, एक्चुअल में ये इंडियन मेड नहीं है, ये ब्रिटिश से मंगाया गया था, ब्रिटिश सरकार से। ठीक है। HS का मतलब हो गया हॉकर सिडली, ब्रिटिश जहाज है ये। 1 अप्रैल 1962 को ये शामिल हुआ था भारतीय वायु सेना में। फिर जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, हेल, इसने स्वदेशी HS-748 बनाया। कब बनाया था? 27 जून 1967 को पहला स्वदेशी HS-748 को भारतीय वायुसेना में इंक्लूड किया गया और इसका नाम चेंज हो गया था HAL-748। ठीक है। और 60 साल अपनी सेवा के बाद भारतीय वायुसेना के साथ स्पेन से आया, सॉरी, सो HS-748 एवरो विमान को विदाई दी गई। 60 साल तक इसको यूज किया गया था और अब इसकी जगह कौन आया है? C-295 एयरक्राफ्ट, जो कि आया है स्पेन से।
ठीक है। सो इसी के साथ ही सेशन होता है कंप्लीट। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, सो उसके लिए आपको मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा। मैं देखती हूँ जितने भी कमेंट्स आते हैं। और क्विज मैं एक बार फिर से स्क्रीन पे ले आती हूँ। सो ये क्वेश्चंस, इनके आंसर देने हैं आपको। ठीक है। सो इसी के साथ ही सेशन होता है कंप्लीट। फिर से मिलते हैं एक नई सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड डू रिवीजन।